Welcome friends in today's session of Business Regulatory Framework. Unit 3 is what we are discussing based on Indian Contract Act 1872. Special contracts. There are 5 types of special contracts as we know very well. We have covered indemnity, we have covered guarantee contracts, we have covered bailment, and now on the 4th juncture we are dealing with pledge. After completing pledge, we will move towards agency contracts. So today in this session we are going to cover pledge from the chapter called bailment and pledge. So what we are going to cover in this session is explain the meaning of pledge. We will try to understand what is pledge क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे. इसके एसेंशियल्स यानी कि फीचर्स कवर करेंगे आज के सेशन में, और साथ साथ में जो इनके दो पक्षकार है प्लेज के, पाउनर एंड पाउनी, इनके अधिकार यानी कि इनके राइट्स के डिस्कशन करेंगे आज के सेशन में. So let us try to understand what is the definition of pledge. Pledge क्या है ये समझते हैं. According to section 172 of Indian Contract Act, its definition is the bailment of goods as security for payment of a debt or for performance of a promise is called pledge. Pledge और bailment almost similar है, ज़्यादा वेरिएशन ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन डिफरेंसेस है दोनों के बीच में. यहाँ पे बात जो आती है डेप्ट की आती है, लोन. ज्यादातर जब लोन की रिक्वायरमेंट होती है तब प्लेज का ट्रांजैक्शन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है. किसी को पैसे की जरूरत होती है, लोन लेनी है, क्रेडिट लेनी है इन टर्म्स ऑफ कैश, तो वो अपनी अपनी मूवेबल गुड्स सिक्योरिटी के तौर पे देख के उसका बिलमेंट करके, यानी कि एक तरीके से आप अपनी चीज किसी और को दे रहे हैं सिक्योरिटी के बेसिस पे. इट मे बी अ मूवेबल गुड्स, और आपको उसकी ऑप्शन में क्या मिलेगा, इसके एक्सचेंज में क्या मिलेगा, लोन मिलेगी. तो आप अपनी कोई भी मूवेबल गुड्स सिक्योरिटी पे दे रहे हैं और सामने से आपको क्या मिल रहा है, लोन मिल रहा है, और आप प्रॉमिस करते हैं कि ये लोन आप फ्यूचर में रीपे करेंगे. दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज. यहाँ पे भी जैसे बेलमेंट में दो पक्षकार है, बेलर और बेली, वैसे यहाँ पे भी देयर आर टू पार्टीज इन केस ऑफ प्लेज कॉन्ट्रैक्ट. एक होता है पाउनर, दूसरा होता है पाउनर. तो बेलमेंट और प्लेज को थोड़ा कंपेयर करके चल रहे हैं थोड़ा सा. बेलर की जो सिचुएशन होती है, सेम सिचुएशन यहाँ पाउनर की है, और जैसी सिचुएशन बेली की होती है वैसी सिचुएशन यहाँ पाउनी की है. बेलर कौन था सर बेलमेंट के अंदर, ओनर ऑफ द गुड्स. वैसे ही प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट में पाउनर कौन हो गया, ओनर ऑफ द गुड्स. जो अपनी चीज सिक्योरिटी में देके लोन लेना चाहता है वो है पाउनर, द पर्सन हु प्लेज द गुड्स. और बेली कौन है सर, जो आपको लोन देगा. मीन्स यहाँ बेली को हम पाउनी कह रहे हैं, मनी लेंडर समझ लीजिए, बैंक समझ लीजिए, जो आपको एक तरीके से लोन देगा, प्राइवेटली आपको फाइनेंस करेगा, वो पाउनी. तो सिंपल वर्ड्स में समझते हैं, प्लेज इज अ काइंड ऑफ बेलमेंट फॉर सम स्पेशल पर्पस सच एज वेयर द गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस. बेलमेंट में भी एक स्पेशल पर्पस था सर. आप बेलमेंट क्यों कर रहे थे, कुछ स्पेशल पर्पस था, रिपेयरिंग करवाना, किसी को किसी का कुछ स्पेशल पर्पस हो तो पर्पस फुलफिल करना. ठीक है, जैसे आपकी गाड़ी खराब हो गई हो तो आप रिपेयरिंग मांगते हैं, तो बेलमेंट का आपका एक स्पेसिफिक पर्पस है. आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपने भाड़े पे हो सकता है कोई व्हीकल लिया हो, कोई ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल लिया हो, तो ये सब बेलमेंट के ही एक पर्पस, उसके पीछे भी पर्पस है. तो प्लेज के पीछे भी पर्पस है. स्पेशल पर्पस यहाँ पे जो है, मेन पर्पस वो एक ही है कि आपको चाहिए लोन. तो लोन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन प्लेज है. आप अपनी मूवेबल गुड्स को बेल कर दीजिए, दूसरे को दे दीजिए एज अ सिक्योरिटी, और आपको सामने से मिल जाएगी लोन. लेकिन हाँ, लोन के अमाउंट के साथ आपने इंटरेस्ट भी पे करना होता है, इसका ध्यान रखना है. एग्जाम्पल ले लेते हैं, विराट बोरोस ₹30,000 फ्रॉम सम्राट and keeps his gold chain as security for repayment of the debt. It is a contract of pledge. विराट borrows 30,000 from सम्राट. विराट जो है सम्राट से 30,000 की लोन ले रहा है, तो सम्राट ऐसे ही दे दे रहा है उसको लोन, ले जा भाई 30,000 क्या 50,000 ले जा, नहीं. सामने से सिक्योरिटी पे कुछ दिया जा रहा है कि भाई ये 30,000 सम्राट के हैं, सम्राट को ये 30,000 मिलने चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी देनी पड़ेगी. यहाँ पे सिक्योरिटी देंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट सेफ है.
तो विराट अपनी गोल्ड चेन सिक्योरिटी में दे रहा है, और सिक्योरिटी में देने के बाद क्या होगा, सम्राट 30,000 विराट को देगा, और जैसे ही विराट फ्यूचर में जब ये 30,000 रीपे करेगा तब उसे ये अपनी गोल्ड चेन को छुड़वा सकता है। गिरवी रखना शॉर्ट में ये समझ लीजिए आप, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। हियर द पर्सन टेकिंग द लोन इज कॉल्ड द प्लेजर और पाउनर। यहाँ पे पाउनर कौन है, प्लेजर कौन है? पर्सन टेकिंग द लोन, जो लोन ले रहा है, तो लोन कौन ले रहा है यहाँ पे सर? विराट बोरोस 30,000, तो विराट हो गया पाउनर। जो अपनी गोल्ड चेन गिरवी रखकर सम्राट से लोन लेने वाला बंदा यहाँ विराट है, तो विराट हो गया पाउनर। एंड द पर्सन विथ होम गुड्स आर प्लेज्ड इज कॉल्ड द पाउनी और प्लेजी। प्लेजी भी कह सकते हैं, पाउनी भी कह सकते हैं, प्लेजी भी कह सकते हैं। जो बंदा जो लोन दे रहा है, ठीक है, जिसको गुड्स दिए जा रहे हैं प्लेज में, द पर्सन टू होम द गुड्स इज प्लेज। तो यहाँ पे किसको गुड्स दिए जा रहे हैं सिक्योरिटी के तौर पे? तो यहाँ सम्राट को दिए जा रहे हैं। तो सम्राट यहाँ पे गुड्स प्लेज करेगा, अपने पास रखेगा एज अ सिक्योरिटी, और 30,000 एज अ लोन देगा अदर पर्सन को। तो यहाँ विराट जो है पाउनर है इस एग्जाम्पल के अंदर, और सम्राट जो है पाउनर है अल्टीमेटली। इन दोनों के बीच में प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये एक तरीके से बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट है, आपको आसानी से लोन मिल जाती है। आपके पास चीजें हैं लेकिन कैश नहीं है, मनी नहीं है, तो आप अपनी चीज गिरवी रख के कैश प्राप्त कर सकते हैं, लोन प्राप्त कर सकते हैं, और जैसे ही आपके पास फ्यूचर में कैश आ जाए आप अपनी चीज छुड़वा लीजिए। इन केस ऑफ प्लेज अ सिक्योरिटी इज गिवन ऑफ मूवेबल गुड्स। इसमें सब्जेक्ट मैटर क्या होता है दोस्तों? मूवेबल प्रॉपर्टीज सब्जेक्ट मैटर होती है। गुड्स, डॉक्यूमेंट्स, वैल्यूएबल्स, ज्वेलरी एक्सेट्रा कैन बी प्लेज। ये सारी चीजें हम प्लेज कर कोई भी स्वरूप की मूवेबल प्रॉपर्टी को प्लेज कर सकते हैं और हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इवन अ सेविंग पासबुक कैन बी प्लेज्ड। आप पासबुक को भी प्लेज कर सकते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स यानी जैसे चेक हो गया, प्रोमिसरी नोट हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, ये सारे जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है उसको भी आप प्लेज कर सकते हो, और उसके अगेंस्ट में लोन मिल सकती है आपको। एंड द शेयर्स ऑफ द कंपनी इट कैन ऑल्सो बी प्लेज्ड, इवन द डिबेंचर्स कैन ऑल्सो बी प्लेज्ड। तो ये सारी चीजें जो आप प्लेज करके बेनिफिट ले सकते हैं। अब चलिए शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं इनके फीचर्स क्या है। व्हाट आर द फीचर्स एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेज। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। द गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेप्ट और फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। सबसे पहले क्या होना चाहिए सर? गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड एज सिक्योरिटी। ये पूरी अरेंजमेंट समझ में आनी चाहिए एक तरीके से। इसका मीनिंग पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में इसका मीनिंग डाल दिया है, ठीक है। आप अपनी चीज सिक्योरिटी पे दे रहे हैं, और सामने से आप एक तरीके से आप सामने वाले का एश्योरिटी दे रहे हैं कि भाई मैं अपनी चीज गिरवी रख रहा हूँ तो आपकी लोन में जरूर पे करूंगा। आई विल मेक द पेमेंट ऑफ द डेब्ट। एक तरीके से आप जो वचन दे रहे हो आप वचन निभाने वाले, यू आर गोइंग टू परफॉर्म योर प्रॉमिस। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है डिलीवरी ऑफ गुड्स। किसी भी स्वरूप में गुड्स की डिलीवरी हो सकती है, या तो एक्चुअल हो सकती है या तो कंस्ट्रक्टिव हो सकती है। देयर मस्ट बी एन एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स प्लेज्ड। When a third person having possession of the goods agrees to hold them on pledge's behalf, it will constitute sufficient delivery. अब डिलीवरी ऑफ गुड्स के यहाँ दो स्वरूप की बात हो रही है। एक होता है एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी जिसकी गोल्ड चेन है, जैसे अभी हमने देखा विराट की गोल्ड चेन है, वो डायरेक्टली दे सकता है सम्राट को, तो ये एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स होती है। आप डायरेक्टली दे देते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए यही गोल्ड चेन आप विराट के ब्रदर के पास पड़ी हो, तो विराट का ब्रदर मान लेते हैं ये महेश है, तो महेश के पास अगर पड़ी हो तो उसकी गोल्ड चेन, और महेश सम्राट से कहता है कि हाँ भाई विराट की गोल्ड चेन मेरे पास, तो यहाँ जो महेश आ गया वो थर्ड पर्सन, यहाँ शब्द यूज किया गया है थर्ड पर्सन। ओनर की गुड्स जो है थर्ड पर्सन के पास, ओनर कौन है? विराट। पिछले एग्जाम्पल को पकड़ के चल रहे हैं, विराट और सम्राट वाला। विराट ओनर ऑफ द गुड्स, पाउनर, सम्राट पाउनी, ठीक है। तो विराट की जो चीज है गोल्ड चेन वो उसके ब्रदर के पास, मान लीजिए महेश के पास, और महेश ऐसा एक्सेप्टेंस करता है, एक्नॉलेजमेंट देता है। किसके सामने एक्नॉलेजमेंट देता है? सम्राट के सामने। क्या भाई विराट की गोल्ड चेन मेरे पास है, आप चाहे तो इसको लोन दे सकते हैं, ये मैं आपको गोल्ड चेन जमा करवा दूंगा। तो इस तरीके से भी एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स पॉसिबल है
जहाँ थर्ड पर्सन एक्नॉलेजमेंट दे दे। तो आप अपनी इस तरीके से भी प्लेज कर सकते हैं गुड्स को, जहाँ थर्ड पर्सन का एक्नॉलेजमेंट, कमिटमेंट जरूरी है। इसके बाद एक और पैटर्न ऑफ डिलीवरी या टाइप ऑफ डिलीवरी की बात हो रही है, डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द गुड्स। टाइटल डॉक्यूमेंट टू टाइटल टू गुड्स क्या होता है सर? जहां से आपको पता चले कि ये चीज की ओनरशिप किसकी है। टाइटल यानी ओनरशिप, ठीक है। जैसे आपके हाथ में मोबाइल है लेकिन आप इसके ओनर हो, आप कैसे इसको साबित करोगे? हाउ यू विल प्रूव इट? क्या सबूत है, क्या एविडेंस है कि आप इसके ओनर हो? तो आप क्या कहेंगे? इसका बिल है मेरे पास, इसका इनवॉइस है मेरे पास। ओनरशिप वहां से पता चलती है, टाइटल वहां से पता चलता है। इस तरीके से भी डिलीवरी हो सकती है। सिर्फ दस्तावेज दे दीजिए, कागज दे दीजिए, तो वहां पे भी डिलीवरी ऑफ गुड्स हो गया है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो वहां पे भी इस तरीके से भी प्लेज का व्यवहार हो सकता है। पोजेशन ट्रांसफर होना चाहिए फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। पाउनर से वो चीज पावनी के पास पहुंचनी चाहिए, फिर ही प्लेज पॉसिबल है। यहाँ थर्ड पर्सन एक्नॉलेजमेंट दे दे कि भाई हाँ उसकी चीज मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा, ऐसा एक्नॉलेजमेंट दे दे पावनी को, तो पावनी लोन देने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ऐसे ही डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द गुड्स विच would enable the pawnee to obtain possession thereof, like delivery of railway receipt, would constitute the same thing as delivery of goods and would therefore be a pledge. आप रेलवे रिसिप्ट लेके भी अगर खड़े हैं तो भी आपको लोन मिल सकता है, इन सिंपल वर्ड्स। तो भी आप प्लेज का व्यवहार कर सकते हैं। आप रेलवे रिसिप्ट देके भी लोन प्राप्त कर सकते हैं, इन अदर वर्ड्स। तो इसे एक तरीके से सिंबॉलिक डिलीवरी कहते हैं। तो सिंबॉलिक डिलीवरी का उपयोग करके भी आप प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ रिसिप्ट दिखाने से भी आपको लोन मिल जाएगी, इन अदर वर्ड्स। रिसिप्ट दे दी यानी वो चीज आप छुड़वा नहीं सकते, वो छुड़वाने का अधिकार किसको हो जाएगा? अदर पर्सन को, पावनी को, जो आपको लोन दे रहा है। उसके बाद है द प्लेज कैन बी मेड ऑफ मूवेबल गुड्स ओनली। ये इसका सब्जेक्ट मैटर है। बेलमेंट की तरह प्लेज में भी सब्जेक्ट मैटर मूवेबल गुड्स है। इन मूवेबल गुड्स नहीं आते हैं, ध्यान रखिएगा। मकान मीन्स लैंड, बिल्डिंग, ये सारी चीजें इसमें नहीं आती है। मूवेबल गुड्स इंक्लूड्स डॉक्यूमेंट, शेयर्स और वैल्यूएबल थिंग्स। एक चीज यहाँ से एक्सक्लूड कर दी गई है, मनी कैन नॉट बी प्लेज्ड। आप 10,000 की नोट की गड्डी जाके प्लेज नहीं कर सकते। वही लेने के लिए तो हम गए थे। लोन लेना है, आप थोड़ी ना पैसे दे के पैसे लोगे। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यूएबल्स आपकी होंगी, कोई गुड्स होंगे, वो प्लेज करके आपको मनी मिलेगी, डेब्ट मिलेगा, लोन मिलेगा। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ पोजेशन इज एसेंशियल। मैंने कहा वैसे पोजेशन ट्रांसफर होना चाहिए। गुड्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। माल का जो कब्जा है, गुड्स का जो कब्जा है, एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए, तभी आपको प्लेज की सुविधा का लाभ मिलेगा, आपको लोन मिल सकती है। एग्रीमेंट टू ट्रांसफर, एग्रीमेंट नहीं चलेगी। एग्रीमेंट टू ट्रांसफर पोजेशन ऑफ गुड्स व्हेन रेडी और इन फ्यूचर डज नॉट क्रिएट अ प्लेज। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अभी जो है ना माल मेरे पास नहीं है, गुड्स मेरे पास नहीं है, तो अभी रेडी नहीं है, रेडी हो जाएगी फिर मैं आपको देता हूँ, आप लोन तो दे दीजिए तब तक। ऐसा नहीं चलेगा। जब तक आप पोजेशन ट्रांसफर नहीं करेंगे आपको प्लेज का बेनिफिट नहीं मिलेगा, प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल नहीं होगा। आप फ्यूचर का पॉइंट भी यहाँ पे यूज नहीं कर सकते कि मेरे पास 15 दिन के बाद ये चीज आएगी, फिर मैं आपको ये गिरवी रख दूंगा, तब तक के लिए तो मुझे पैसे दे दीजिए। ऐसा भी नहीं चलेगा। पोजेशन ट्रांसफर होना चाहिए, उसके बाद आपको लोन मिलेगी, यूँ समझ लीजिए। तभी आपका प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, तभी ये पॉसिबल है, यूँ समझ लीजिए। To constitute a place, there must be a delivery of goods to pledging and retainment by him. Acceptance of goods by pawning means आप अपनी चीज गिरवी रखने के लिए रेडी हो, लेकिन सामने वाला उसका एक्सेप्टेंस ही नहीं करे तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगा, व्यवहार पूरा नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं पाएगा। यू आर मेकिंग एन ऑफर टू डिलीवर द गुड्स टू पावनी प्लेजी, बट ही इज नॉट एक्सेप्टिंग योर गुड्स, ही इज नॉट रेडी टू गिव यू लोन। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा कैसे? आप डिलीवरी ऑफ गुड्स देने के लिए रेडी होने चाहिए और सामने वाला वो चीज का एक्सेप्टेंस करने के लिए रेडी होना चाहिए अपने पास, उसको रिटेनमेंट करने के लिए रेडी होना चाहिए, अपने कब्जे में लेने के लिए रेडी होना चाहिए। ये भी एक बहुत ही एसेंशियल रिक्वायरमेंट है टू कंक्लूड प्लेज कॉन्ट्रैक्ट। चलिए इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। सर हमने प्लेज का कॉन्सेप्ट समझ लिया और हमने समझ लिया व्हाट आर द एसेंशियल्स, व्हाट आर द फीचर्स। अब हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट आर द राइट्स ऑफ द पार्टीज।
वन बाय वन राइट्स ऑफ द पार्टीज समझेंगे। राइट्स ऑफ पावनी, पावनी कौन है पहले वो क्लिक हो जाना चाहिए माइंड में। जो आपको लोन दे रहा है, मनी लेंडर समझ लीजिए। जो आपकी चीज गिरवी लेगा, रिटेनमेंट में लेगा, अपने कब्जे में लेगा, वो चीज कस्टडी में लेगा आपकी चीज और आपको लोन देगा, दैट इज पावनी। तो 4 सेक्शन में 4 राइट्स अवेलेबल है पावनी के पास, फ्रॉम सेक्शन 173 टू 176। सबसे पहला अधिकार क्या है? राइट टू रिटेन द गुड्स एज पर सेक्शन 173। देखते हैं ये क्या कह रहा है, ये पॉइंट क्या कह रहा है। द पावनी हैज अ राइट टू रिटेन द प्लेस गुड्स नॉट ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट with interest or performance of the promise, but also for all necessary expenses incurred by him in respect of the possession or for the preservation of the place. सब्जेक्ट मैटर जो है प्लेस का मूवेबल गुड्स है, तो ये लिविंग थिंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। नॉन लिविंग थिंग में इतना खर्चा नहीं होगा, पावनी को ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। आप कोई चीज गिरवी ले रहे हो, अपने हाथ में ले रहे हो और किसी को लोन दे रहे हो प्लेस करके, वो चीज को मेंटेन भी तो करना पड़ेगा, प्रिजर्व भी तो करना पड़ेगा, संभाल के रखना भी तो पड़ेगा। तो लिविंग नॉन लिविंग थिंग है, जैसे अंगूठी है, किसी ने हीरे की अंगूठी आपको दे दी है, डायमंड रिंग दे दी है, तो उसको प्रिजर्व करने में ज्यादा आपका खर्चा नहीं होना। लेकिन किसी ने आपको काव दे दिया, हॉर्स दे दिया, लिविंग थिंग दे दी संभालने के लिए, प्लेस किया मीन्स, तो फिर उसको संभालना पड़ेगा, रिजर्वेशन करना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, फीडिंग करना पड़ेगा। तो आप वो चीज अपने पास कब तक रखोगे? राइट टू रिटेन गुड्स कब तक पावनी अपने पास रखेगा, चीज अपने कस्टडी में कब तक रखेगा? जब तक उसे उसके पूरे पैसे ना मिल जाए, तो तब तक वो चीज अपने पास रिटेंशन में रखेगा जब तक उसे पूरी रकम ना मिल जाए। रकम में क्या आएगा? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट प्लस ऑल द एक्सपेंसेस मेड बाय पावनी इन मेंटेनिंग प्रिजर्विंग द गुड्स। ये सारे खर्चे जब तक उसे नहीं मिलते तब तक वो चीज अपने पास रख सकता है। He has a right of special lien, यूं समझ लीजिए, उसके पास स्पेशल लियन का अधिकार है। पावनी हैज अ राइट ऑफ स्पेशल लियन। जिस चीज को गिरवी रख के लोन दी है वही चीज अपने कब्जे में तब तक रख सकता है जब तक उसे उसकी पूरी रकम न मिल जाए। इसके बाद आता है दूसरा अधिकार एज पर सेक्शन 174, राइट टू रिटेन गुड्स फॉर अनदर एडवांस। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है अनदर एडवांस। एक लोन दी, हो सकता है उसके बाद दूसरी लोन दी, तीसरी लोन भी दी हो, एक से ज्यादा लोन दे दी हो, ऐसा भी हो सकता है। इट इज पॉसिबल इन केस ऑफ प्लेस कॉन्ट्रैक्ट। तो पावनीज राइट ऑफ रिटेंशन इज दैट ऑफ पर्टिकुलर लियन। अभी मैंने आपको बताया कि पावनी को कैसा अधिकार मिलता है? स्पेशल लियन का अधिकार मिलता है पावनी को। ही हैज अ राइट ऑफ स्पेशल लियन। अब स्पेशल लियन में क्या हो सकता है? एक से ज्यादा अगर लोन भी दी हो तो रिकवर हो सकती है, सब्सिक्वेंट एडवांस के लिए वो अपना अधिकार का उपयोग कर सकता है। The pawnee cannot retain the goods pledged for any debt or promise other than the debt or promise for which the goods are pledged. अब मान लीजिए सिक्योरिटी में एक चीज आपने दी है और उसकी वैल्यू 2 लाख है, आपने अपने ज्वेलरी बैंक में जमा करवा दी, मान लीजिए, यानी यहाँ बैंक नहीं लेते हम, पावनी को दे दी आपने, मिस्टर एक्स को दे दी, पावनी मनी लेंडर से आपने अपने 2 लाख की गोल्ड उसको दे दी, ज्वेलरी दे दी, और आपको 50,000 की लोन दी जा रही है। ये आपने पहली लोन दी, आपने कहा मुझे 50,000 की चाहिए, आपको 50,000 की लोन दी। 1 महीने बाद आप कह रहे हैं कि मुझे और 50,000 की लोन की जरूरत है, ठीक है और ले जाइए। तो क्या मैं वहां पे दूसरी सिक्योरिटी दूंगा? नहीं, एक पहले से दी हुई है, 2 लाख तक की उसकी वैल्यू है, तो आपको और 50 वो आराम से दे सकता है। 1 लाख की टोटल लोन है और आपको 50,000 की रिक्वायरमेंट और 50,000 आपने दे दिया। तो इस तरीके से आप 1 बाय 1 लोन्स ले सकते हैं। कितने अमाउंट की सिक्योरिटी दी है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से एक से ज्यादा लोन हो गई, सब्सिक्वेंट एडवांसेस हो गए, 3 एडवांस हो गए यहाँ पे इस सिचुएशन। तो जब तक आप ये सारे के सारी रकम विद इंटरेस्ट विद एक्सपेंसेस पे नहीं करते तब तक चीज को अपने पास रिटेन करने का अधिकार है। यानी एक से ज्यादा लोन भी अगर पावनी ने दी है तो वो रिकवरी के लिए भी वो सिक्योरिटी पे जो भी चीज आपने दी हुई वो अपने कब्जे में तब तक रख सकता है। ठीक है। So, however, the parties may contract otherwise and extend the right of pawnee to retain the goods pledged for any other debt or promise. ये आगे हमने कवर किया। चलिए, उसके बाद तीसरा पॉइंट है राइट टू रिकवर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस।
ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के साथ साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस भी रिकवर किए जा सकते हैं इन केस ऑफ प्लेज कॉन्ट्रैक्ट. The pawnee is entitled to receive the extraordinary expenses incurred by him for the preservation of the goods placed from the pawner. This right does not entitle the pawnee to retain the goods for the recovery of such expenses. However, he can sue the pawner for the recovery of it. खर्चों के लिए वो चीज अपने कब्जे में नहीं रह सकता. He does not have a right of lien to recover to make the recovery of the expenses. अगर प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट बाकी है तो साथ साथ में वो एक्सपेंसेस जोड़ सकता है, तो वहां वो चीज को अपने कब्जे में रख सकता है. लेकिन सिर्फ एक्सपेंसेस की अमाउंट बाकी है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दे दिया है, लेकिन आपको एक्सपेंसेस नहीं दिए हैं, पाउनर ने पे नहीं किया है, तो उसके लिए आप यहाँ पे स्पेशल लियन का अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते. पाउनी कैन नॉट यूज इन दिस केस. ओनली फॉर द रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस ही कैन नॉट यूज. ठीक है, यहाँ वो अगर रिकवरी करना चाहे तो कैसे कर सकता है? केस करके कर सकता है. ही कैन sue द पाउनर फॉर द रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस. और आखिरी पॉइंट पे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट ऑन पाउनर्स डिफॉल्ट. पाउनर्स अगर पेमेंट नहीं करता है, डेप्ट पे नहीं करता है, जो भी वादा निभाया नहीं पूरा करता है, फुलफिल नहीं करता है, तो पाउनी के पास एज पर सेक्शन 176 दो ऑप्शन है, टू अल्टरनेटिव है. दो में से जो उसे सूट करता है वो फॉलो कर सकता है, उसे जो अच्छा है. मैंने अंडरलाइन कर ही दिया है, दो अल्टरनेटिव, दो ऑप्शन पाउनी के पास क्या अवेलेबल है. पाउनी को तो चाहिए पैसे, वो कैसे रिकवरी करनी है पाउनी डिसाइड करेगा. दो ऑप्शन है उसके पास. द पाउनी कैन ब्रिंग अ सूट, यानी केस करके वो अपनी रकम रिकवर कर सकता है. और दूसरा ऑप्शन है द पाउनी हैज अ राइट टू सेल, वो पाउनर का माल बेचकर रिकवरी करता है, सेल करता है. दो में से जो ऑप्शन उसे अच्छा लगेगा वो रिकवर कर सकता है. इस तरीके से द पाउनी कैन ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द पाउनर फॉर द रिकवरी ऑफ द ड्यू अमाउंट एंड ही मे रिटेन द गुड्स प्लेज एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी. केस भी कर सकता है और चीज को अपने पास तब तक रख सकता है जब तक पूरी रकम न मिले. ठीक है, तो जितनी भी रकम है वो इस तरीके से रिकवर की जा सकती है. ये बेस्ट ऑप्शन है, केस करके आप रिकवर करें, वो ज्यादा अच्छा रहता है. दूसरा ऑप्शन है, इफ द पाउनर डज नॉट मेक द रीपेमेंट इवन आफ्टर गेटिंग द रीजनेबल नोटिस ऑफ द सेल, द पाउनी हैज अ राइट टू सेल. दूसरा ऑप्शन है, आप वो चीज बेच दीजिए, जो आपके पास गिरवी रखे गया वो बेच दीजिए. लेकिन आप डायरेक्ट नहीं बेच सकते, आपको पहले नोटिस देनी पड़ेगी. मालिक वो है, हम मालिक नहीं है. हमारे पास पोजेशन है लेकिन टाइटल नहीं है, ओनरशिप नहीं है. ओनर तो पाउनर है, तो ओनर को पहले नोटिस देनी पड़ेगी, रीजनेबल टाइम देना पड़ेगा. भाई 1 महीने में अगर आप मेरी अमाउंट पे नहीं करते हो, जो लोन आपने ली है वो रीपे नहीं करते हो, तो मैं इसे बेचने के लिए रेडी हो गया हूँ. 1 महीने का समय मैं आपको देता हूँ. अगर वो 1 महीने में नहीं पे करता है, देन पाउनी कैन सेल. पाउनर if does not repay within reasonable time, then पाउनी has a right to sell the goods. तो यहाँ पे पाउनी के राइट्स हमने समझ लिए, चार अधिकार देख लिए हमने. राइट टू रिटेन द गुड्स, राइट टू रिटेन द गुड्स ऑन सब्सिक्वेंट एडवांसेस, राइट टू रिकवर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जहाँ वो केस नहीं कर सकता है, सॉरी जहाँ वो केस कर सकता है लेकिन अपने पास चीजों को रिटेन नहीं करके रख सकता. और आखिरी ऑप्शन है राइट ऑन पाउनर्स डिफॉल्ट, यानी पाउनर अगर डिफॉल्ट करता है, पेमेंट नहीं करता है, डेट पे नहीं करता है, तो पाउनी के पास दो ऑप्शन, वो केस करके रिकवरी कर सकता है, यहाँ चीजों को बेच सकता है. अब हम पाउनर के राइट्स समझने की कोशिश करेंगे. व्हाट आर द राइट्स ऑफ पाउनर. पाउनर का अधिकार क्या है? पाउनर कौन है? पहले तो जिसने लोन ली है, जिसने अपनी चीज गिरवी रख के प्लेज कर कर बेल कर कर लोन ली. तो सबसे पहला अधिकार पाउनर का क्या होगा? ये मेन राइट है उसका, राइट ऑफ रिडेम्पशन. रिडेम्पशन शब्द हमने शायद सुना होगा अकाउंटेंसी में. रिडेम्पशन क्या होता है? माल छुड़ाने का अधिकार. माल छुड़ाने का अधिकार, जो चीज हमने गिरवी रखी है वहां जो हमारी रकम बनती है, लोन प्लस इंटरेस्ट प्लस एनी एक्सपेंसेस, वो सब पे कर कर आप अपनी चीज छुड़वा सकते हैं. तो ये अधिकार जिसने ये चीज गिरवी रखी है उसी को मिलता है, ध्यान रखना है. द पर्सन हु हैज प्लेस्ड द गुड्स, ही हैज ओनली दिस राइट, द राइट ऑफ रिडेम्पशन. जो समय सीमा दी है उस समय सीमा के अंदर अपने काम कर दें. If a time is stipulated for the payment of the debt,
or performance of promise for which the pledge is made, the pawner makes default in payment of the debt or performance of the promise at the stipulated time, he may redeem the goods pledged at a subsequent time before the actual sale of them. But he must in that case pay in addition any expenses which has arisen from such default. आपके पास उतना ही समय है जब तक जो समय आपको दिया गया है। मान लीजिए आपने अपनी गोल्ड चेन गिरवी रखी है, प्लेज की है और आपने 1 लाख की लोन दी, ठीक है। अब आपने 6 महीने का समय मांगा हो शायद मनी लेंडर से कि 6 महीने में मैं आपको ये सारी रकम पे कर दूंगा और मेरी ये चीज छुड़वा दूंगा, रिडीम करवा दूंगा आपसे। 6 महीने हो जाते हैं लेकिन आप 1 रुपया जमा नहीं करवाते और मान लीजिए 2 महीने का और टाइम आपको दे दिया है, तो 2 महीने का और जो आपको टाइम दे दिया है वो आपकी आखिरी समय सीमा हो सकती है। सब्सिक्वेंट टाइम आपको दिया गया है, भाई अगले 2 महीने हैं आपके पास, अगर आप पे कर देंगे 1 लाख और जो भी इंटरेस्ट बनता है वो, तो मैं आपकी चीज आपको दे दूंगा। अगर आप पे नहीं करते हैं तो मुझे बेचना पड़ेगा। जब तक उसका एक्चुअल सेल्स नहीं होता है तब तक हमारे पास समय है उसको रिडीम करने का, लेकिन अगर एक बार सेल्स हो गया तो फिर आपको उसको रिडीम नहीं कर पाना, आपकी चीज किसी और की हो जाएगी और वो 2 महीने जो आपको दिए गए हैं उसमें जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो भी आपको पे करने हैं। तो ये सारी चीजें जो पाउनर को ध्यान रखनी है। उसके बाद है राइट टू शू पावनी। पावनी के ऊपर केस करने का अधिकार, जिससे हमने जिसके पास से हमने लोन ली एक तरीके से क्रेडिटर, उसके ऊपर केस करने की बात कर। लेकिन वही आप सिद्धांत याद रखिए, द ड्यूटीज ऑफ द पावनी आर द राइट्स ऑफ द पावनर। ठीक है, अगर नोटिस दिए बिना आपका माल बेच दिया तो आप पावनी पे केस कर सकते हैं। कोई नेग्लिजेंसी हो गई हो पावनी से, जो चीज आपने गिरवी रखी हो वो गुम हो जाए, कोई भी नेग्लिजेंसी हो जाए तो आप उस पर केस करके अपनी भरपाई करवा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, टू रिसीव बैक द गुड्स, द पावनर हैज अ राइट टू रिसीव बैक द गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ द होल डेब्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट और ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द फंड। आपकी जितनी भी रकम बनती है बकाया, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट और जो भी एक्सपेंसेस अगर पावनी ने खर्च किए हैं आपकी चीज को प्रिजर्व करने में, मेंटेन करने में, तो सारी चीजें आप और सारी रकम आप पे कर दीजिए, होल अमाउंट, और आप अपनी चीज यू कैन रिसीव बैक द गुड्स, आपको आपकी चीज वापस मिल जाए। और आखिरी पॉइंट, राइट टू गेट बैक सरप्लस ऑन सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई प्रॉफिट अगर पावनी को होता है, पावनी के पास 2 ऑप्शन थे कि पावनर अगर डिफॉल्ट करता है, पेमेंट नहीं करता है, तो पावनी के पास 2 ऑप्शन, या तो वो अदालत जाएगा केस करेगा, या तो दूसरा था वो माल बेच देगा, ही कैन सेल द प्लेज गुड्स। तो अगर वो प्लेज गुड्स सेल करता है तो हो सकता है उसमें उसको प्रॉफिट हो। 1 लाख के अगर मान लीजिए ज्वेलरी बनती थी और ज्वेलरी का रेट बढ़ गया हो जब वो बेचने गया हो पावनी, तो मान लीजिए उसको 1,20,000 मिल रहा है, तो 20,000 का फायदा हो गया। तो पावनी की ड्यूटी क्या बनती है, पावनी की ड्यूटी क्या बनती है कि वो 20,000 का जो सरप्लस हुआ है सेल पे वो रिटर्न कर दे, और अगर वो रिटर्न नहीं करता है तो पावनर के राइट्स आ जाते हैं। एक की ड्यूटी दूसरे के राइट से हम डेलमेंट में पढ़ चुके हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है, सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी अप्लाई होता है। कुछ ट्विस्ट करके पूछना हो तो आपको पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ पावनर एंड पावनी, उल्टा करके पूछ ले आपको, तो उल्टे तरीके से लिखना होगा। ठीक है, कॉन्ट्ररी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे जो भी सरप्लस ऑन सेल हो रहा है वो पावनर को मिलना चाहिए, क्योंकि वो चीज उसकी थी, ओनरशिप उसकी है, तो ही इज एंटाइटल्ड